हेलो बच्चों ये जेई मेंस पेपर 1 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n अपॉन n पे पावर n प्लस n माइनस 1 अपॉन n पे पावर n प्लस 1 अपॉन n पे पावर n। तो बच्चे ये जो एक्सपेंसन है ना, सबसे पहले इसका हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 n माइनस r अपॉन n पे पावर r। ये ऐसे लिख सकते हैं। देख लो, अगर तुम r का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे n। r का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। देख लो, r0 डालोगे तो n अपॉन n पे पावर n, r का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 पे पावर n। ठीक है, और r का वैल्यू n माइनस 1, यहाँ पे r का वैल्यू n माइनस 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन n पे पावर n। तो ये हो गया जनरल टर्म। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एंड समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस r पे पावर n पे पावर n। अब बच्चे ये जो है ना, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया। ये क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। ये हो जाएगा e पे पावर माइनस r। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और e पे पावर माइनस r का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो e पे पावर माइनस 0, फिर 1 डालो तो e पे पावर माइनस 1, 2 डालो e पे पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक डालना है, n माइनस 1 तक। तो e पे पावर माइनस डालोगे यहाँ पे n माइनस 1। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, n जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। ठीक है, और ये हो जाए ई पे पावर माइनस 0 इज ई पे पावर 0, ये 1 प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ई पे पावर n माइनस 1। अब बच्चे इसका हमें ना लिमिटिंग वैल्यू निकालना है व्हेन n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, जब n किसे टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को। अब यहाँ पे अगर n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, ये नंबर जो है ना इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो ये एक्सपेंसन ऐसे हो जाएगा ना, तो ये तो एक्सपेंसन हो जाएगा हमारा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1 प्लस ई। अगर हमने इसमें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एन तो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, फिर ये तो एक जीपी है, इन्फानाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन ई। तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट जीपी के सम ऑफ इन्फानाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर इज़ 1 अपॉन ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन ई माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ई अपॉन 1 ई माइनस 1। तो इसका मतलब हुआ 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 से लेके A21 बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये AP में है। फिर यहाँ पे क्या गिवन है, सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 टू 21 ए के, इसका वैल्यू क्या गिवन है 693। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 टू 10 ए 2r प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ये जो A1 है, A2 है, A3, ये सब किस में है, A1 A2 A3 से लेके A21, ये है R इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 टू 21,
ए के, ये क्या है हमारे पास, ये है 693। तो हमें फाइंड करना है, ये भी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 to 10 ए ऑफ 2r+1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये जो गिवन है ना, इसको एक्सपेंड करो। तो के का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2 डालोगे a2 प्लस a3 एंड प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है, a21, ये हो गया 693। और ये जो 21 टर्म्स है ये तो हमारा एपी में है, तो एपी के फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a1, और कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं, 21, तो ये हो जाएगा 21/2, और ये हो जाएगा 2a1 प्लस 21 - 2, तो ये हो जाएगा 20, और डी कॉमन डिफरेंस को हमने डी मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 693। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल करा दो, तो 21, और यहाँ पे क्या होगा, a1 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 693। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a1 प्लस 10d इज इक्वल्स टू 693/21। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 33। ठीक है, तो फाइनली हमें मिल गया a1 प्लस 10d, ये हमें मिल गया 33 के इक्वल। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया। ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो r इज इक्वल्स टू 0 to 10, ये फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो r का वैल्यू अगर हमने 0 डाला तो क्या हो जाएगा, a1, फिर 1 डाला तो हो जाएगा a3, फिर 2 डाला तो हो जाएगा a5, और लास्ट में फाइनली क्या डाला, 10, तो a21। अब ध्यान दो, ये क्या है, एक एक टर्म छोड़ के है ना। जो पहले जो हमारा एपी था वो क्या था, a1 a2 a3 से लेके 21 था। ये क्या है, a1 a3 a5 से लेके 21 है। तो एक एक टर्म छोड़ के है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो होगा a1, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इस बार डी नहीं होगा, 2d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो। और टर्म्स कितने हैं इसमें टोटल, इसमें टोटल 11 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11/2 और 2a1 और प्लस 11 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी की जगह क्या हो जाएगा, 2d। तो ये हो गया 11/2, और यहाँ हो जाएगा 2a1 प्लस ये 20d। तो ये हो गया 11/2, और ये 2 बाहर करो इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 प्लस 10d, और a1 प्लस 10d का वैल्यू 33 है। ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 11 × 33, ये हो जाएगा 363। और देख लो 363, इसका मतलब 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इम्प्लाइज 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, देन इट्स इसेंट्रिसिटी वुड बी। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेमी लेटस रेक्टम, किसी एलिप्स का जो सेमी लेटस रेक्टम है वो मेजर एक्सिस का 1/3 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात कि लेटस रेक्टम होता क्या है, क्या होता है लेटस रेक्टम का फॉर्मूला, 2b² ² तो सेमी का मतलब आधा, तो 2 से डिवाइड किया, ये क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो 1/3 और मेजर एक्सिस क्या हमारा 2a। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b²/a। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3a। ठीक है, फिर हमें पता है कि b² का वैल्यू क्या होता है, a² 1 - e²/a। ये क्या हो जाएगा, 2/3a। ठीक है, तो ये a और a कैंसिल, फिर यहाँ से ये भी a कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 - e² इज इक्वल्स टू 2/3। तो e² का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, 1 - e/3 ना।
1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, तो इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये लेटेस्ट रेक्टम आ गया, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/√3। तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये जो ए है ना, ए वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ये है तुम्हें ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू क्या गिवन है, 4। फिर क्या बोल रहा है कि बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, कॉस इनवर्स 1/4 एंड बी माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, बी माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, और जहाँ पे लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस 2c वेक्टर ये गिवन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस 2c वेक्टर ये क्या हो जाएगा, नल वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ए वेक्टर कॉमन लो तो क्रॉस में क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर ये क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो क्या होगा, फिर अगर पैरेलल है तो बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एंड ए वेक्टर पैरेलल है तो बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, तो बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या होगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या होगा 2c वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है क्वेश्चन में, तो 4 स्क्वायर माइनस 2, इस 2 को बाहर ले आओ तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं होगा ये, यहाँ पे हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2c वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चे फॉर्मूला क्या यूज़ किया है वो बता दे रहा हूँ, ये यूज़ किया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 1, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 4, तो ये तो हो गया 16 माइनस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस, और बी और सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल क्या गिवन है, कॉस इनवर्स 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 1/4 अब प्लस 4, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 है तो इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 16 माइनस 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होके 1/4, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 16 माइनस 4 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा स्क्वायर क्या मिला 16, तो यहाँ से लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ये क्या मिल गया 4, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सॉल्यूशन 5। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1/y डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, एंड y1 इज इक्वल्स टू 1। देन हमसे क्या बोला है कि x का वैल्यू बताओ क्या हो रहा है। देखो क्या है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है कि जब हमने x का वैल्यू 1 डालना है यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो फिर x का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसको सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, dx अपॉन dy के फॉर्मेट में रखना है। तो वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1/y इंटू डी वाई। तो ये dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/y माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 1/y क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से dx अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें, प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y क्यूब। बच्चे ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में, dx अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एस, इसके फॉर्मेट में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ई पे पावर इंटीग्रल ऑफ 1/y स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा ई पे पावर इंटीग्रल y पे पावर -2 डी वाई। तो ये हो जाएगा ई पे पावर -1/y। ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर -1/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल s का काम क्या कर रहा है 1/y क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर -1/y टी वाई और प्लस का c, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल है ना, इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पुट कर दिया -1/y को t बोल दिया, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा -1/y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dt बाई डी वाई, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, dt अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी टी, वाई स्क्वायर इंटू डी टी। तो हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू ई पे पावर -1/y इज इक्वल्स टू 1/y क्यूब ई पे पावर -1/y तो t हो गया, और dy की जगह क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/y ई पे पावर t इंटू डी टी। अब बच्चे यहाँ पे क्या हमने क्या एज्यूम किया है, -1/y को t बोला है तो 1/y क्या हो जाएगा -t, माइनस बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा t ई पे पावर t डी टी, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे बाई पार्ट्स, तो ये हो जाएगा x ई पे पावर -1/y और माइनस, अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे t को, सेकंड फंक्शन किसे लेंगे ई पे पावर t को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन ई पे पावर टी को इंटीग्रेट किया तो ई पे पावर टी माइनस टी को डिफ्रेंशिएट किया 1, ई पे पावर टी को इंटीग्रेट किया ई पे पावर टी डी टी प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा टी ई पे पावर टी माइनस ई पे पावर टी प्लस का सी, और टी किसे हमने बोला है, टी हमने बोला है
टी हमने किसे लिया है, -1/y को, ये देख लो। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, -1/y -1/y e पे पावर -1/y, सॉरी -1/y e पे पावर -1/y माइनस ई पे पावर -1/y प्लस का c। ठीक है, अब माइनस को अगर अंदर करते हैं तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, 1/y ई पे पावर -1/y प्लस ई पे पावर -1/y प्लस का c, x ई पे पावर -1/y। और यहाँ पे गिवन भी क्या है, गिवन है y1 = 1। इसका मतलब है कि x की जगह 1 डालो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे x और y की जगह 1 डालते हैं, तो x की जगह 1 इंटू ई पे पावर 1 डालेंगे, y की जगह माइनस ई पे पावर -1, ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर -1 प्लस ई पे पावर -1 प्लस का c। तो यहाँ से क्या हुआ, ई पे पावर -1 और यहाँ पे क्या मिला 2 ई पे पावर -1 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -e पे पावर -1। ठीक है, ये c का वैल्यू मिल गया। अब c के वैल्यू को ना यहाँ पे डालो, इसमें पुट करो, x e पे पावर -1/y इस इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x e पे पावर -1/y इज इक्वल्स टू 1/y e पे पावर -1/y प्लस ई पे पावर -1/y और प्लस c की जगह क्या डालेंगे, -e पे पावर -1। ठीक है, अब एक काम करो कि तुम हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो e पे पावर -1/y से डिवाइड कर दो। उससे भी पहले ऐसे ले लो, -1/y इस ब्रैकेट से ना e पे पावर -1/y कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y प्लस का 1 और माइनस ई पे पावर -1। ई पे पावर -1/y से दोनों साइड डिवाइड करो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 1 माइनस ई पे पावर -1 ई पे पावर -1/y। तो ये हो जाएगा 1 + y, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, -e पे पावर 1/y अपॉन e। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 1 + 1/y माइनस ई पे पावर -1/y अपॉन e। ठीक है, देख लो कौन सा है, x का वैल्यू क्या मिला है हमें, 1 + 1/y माइनस ई पे पावर -1/y अपॉन e। इसका वैल्यू मिला है हमें 1 + 1/y, देख लो ये मिला है ना, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमारे पास, एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है। f ऑफ x क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है इंटीग्रल 0 to 6 माइनस t अपॉन टी x -1 dt अपॉन 6 माइनस टी। और हमसे क्या बोल रहा है, f'3/2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेफिनिट इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। 0 to 6 कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की वो बता दे रहा हूँ। 0 to a f(x) dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी कह रहा हूँ 6 माइनस टी अपॉन टी की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस टी, x -1 और यहाँ पे हो जाएगा डी टी 6 माइनस टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 6 टी अपॉन 6 माइनस टी पे पावर x-1 dt अपॉन ये हो जाएगा t। ठीक है,
तो ये तो मिल गया हमें एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें, 0 to 6 टी 6 - टी पे पावर x-1 dt/t, ये वैल्यू मिल गया हमें एफ ऑफ एक्स का। अब हमने ना एफ ऑफ 3 - एक्स निकाला, ठीक है। तो 3 - एक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 3 - एक्स, तो t/6 - और x की जगह क्या डालेंगे, 3 - x-1 dt/t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 6 t/6 - और ये यहाँ पे क्या बचेगा, -x+2 -x+2 dt/t, ठीक है। अब f ऑफ 3 - एक्स, एफ ऑफ एक्स को ना हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। एफ ऑफ 3 - एक्स क्या हो रहा है हमारे पास, 0 to 6 t/6 - यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लेते, तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा dt/t। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 6 माइनस कॉमन लेने से अच्छा ना, इसको तुम -x+2 ऐसे लिखा हुआ है ना, इसमें तुम इस माइनस को ना इस ब्रैकेट के अंदर करो, तो इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - t/6 ये t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2 dt/t। अब इसको हम लोग f ऑफ 3 - ये क्या हो जाएगा, 0 to 6 t/t, इसको ऐसे लिख सकते हैं x-1 × 6 - t/t इंटू -1 और dt/t। देख लो पावर ऐड होगा तो x-2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 to 6 t/t x-1, और ये -1 पावर है ना, तो ये हो जाएगा t/6 - t और ये हो जाएगा dt/t। ये t और ये t कैंसिल, तो f ऑफ 3 - एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 3 - एक्स का वैल्यू मिलेगा 0 to 6 t/t x-1 और यहाँ क्या मिलेगा dt/6 - t, ठीक है। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये जो है ना फर्स्ट इक्वेशन, इसको देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन को, और तुम ये देखो, ये दोनों सेम है ना, f ऑफ 3 - एक्स, इसका वैल्यू सेम आ रहा है, देख लो। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको 2 मान लिया, अब यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 - एक्स। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश 3 - एक्स, और 3 - एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 - 1 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश 3 - एक्स। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ डैश 3/2, एफ डैश 3/2 का वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश 3/2 का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 3/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश 3 - 3/2। तो बच्चे ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0, तो ये हो जाएगा -0 इज इक्वल्स टू 0। देख लो 0 कोई ऑप्शन है, ये 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 5, 1 टू इंटरसेक्ट द सर्कल दिस सर्कल एट ए एंड बी। ठीक है, एक लाइन है पी पॉइंट से ड्रॉ किया गया 5, 1 से, और ये जो सर्कल गिवन है ना x² + y² + 4y = 21,
इसको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर पी ऑफ ए का वैल्यू गिवन है 1, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए बी इज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखो, सबसे पहले गिवन है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल गिवन है, सर्कल ये एक पॉइंट पी है, इससे हमने इस पॉइंट पी से सर्कल जो है पॉइंट पी को से हमने इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर पॉइंट पी से हमने अगर एक लाइन ड्रॉ किया तो सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट बी पर, गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी ए का वैल्यू 1 है, ये जो पी ऑफ पी ए है ना, इसका वैल्यू 1 गिवन है। और फिर बोल रहा है कि इसमें कि अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी, ये जो कॉर्ड ए बी है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ पूछ रहा है क्या होगा। ये सेंटर है सर्कल का, अगर ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज दैट ये एम के इक्वल है, तो सी एम का लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात क्या कि ये जो ए एम है और ये जो एम बी है ये इक्वल होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हमें सी एम का लेंथ चाहिए, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 5,1। अब सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है, सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा माइनस 2 और रेडियस क्या हो गया 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया 0 कॉमा माइनस 2, और यहाँ से अगर हमने रेडियस ड्रॉ किया तो ये हो गया हमारा 5। अब हमने क्या किया कि सर्कल के पी पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। मान लेते हैं इस टेंजेंट ये सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, टी पर। फिर हमने सी और टी को ज्वाइन कर दिया और पी और सी को ज्वाइन कर दिया, तो पी सी का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। पी सी का वैल्यू मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पी सी का वैल्यू क्या है, पी सी का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज़ करो, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 9, ये क्या हो गया रूट अंडर 34। तो ये हो गया बच्चे रूट अंडर 34 पी सी का वैल्यू, ठीक है। और ये भी तो रेडियस है, सी टी भी रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा 5। अब इसमें ट्रायंगल फॉर्मूला सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से पी टी हो जाएगा रूट अंडर 34 का होल स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 34 माइनस 25 रूट अंडर 9 विच इज़ 3, ठीक है। तो पी टी क्या मिल गया हमें, पी टी मिल गया हमें 3। फिर हमने 9th-10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो पी ए क्या गिवन है 1 इंटू पी बी हमें नहीं पता है तो रहने दिया, पी टी हमें क्या मिल गया 3, तो 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पी बी क्या मिल गया, पी बी मिल गया 9। तो अगर पी बी मिला 9, यहाँ से पी बी मिला 9, तो ए बी क्या मिल गया, ये 1 हटा दो तो ये 8, ठीक है। तो 8 हो गया, तो यहाँ से ये क्या हो गया ए एम क्या हो गया, ये तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, 4 हो गया। फिर अब इस ट्रायंगल में सी ए एम में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये 4 है ये 5 है तो 3 मिल गया। तो यही तो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी। तो सी एम क्या मिल गया हमें 3, तो सी एम इज इक्वल्स टू 3, तो यही पूछ रहे हैं। तो देख लो सी एम का वैल्यू 3 आ रहा है, मीन्स 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ ए एन रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस and n is greater than 1, x axis and the line x is equals to 1 and x is equals to t, x is equals to e, then an minus 1 बोल रहा है कि फाइंड आउट करो। सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या गिवन है, कर्व हमारे पास गिवन है an इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू n log an कर्व गिवन क्या है, n log x टू द बेस e, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन 1। अब हमें पता है कि n तो ग्रेटर देन 1 है, तो n log x बेस e इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा log x टू द बेस e का ग्राफ बनता है ऐसा ही बनेगा, सेम कर्व। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे कहीं आगे होगा e। तो यही एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, ये एरिया किसके इक्वल है, an के इक्वल है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ना कि x इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 लाइन, और ये लाइन होगी x इज इक्वल्स टू ई लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये एरिया बाउंड हो रहा है। ये एरिया किसके इक्वल है, an के इक्वल है। तो an एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे ये y का वैल्यू हो जाएगा, ये फंक्शन है। an क्या गिवन है, ये एरिया गिवन है, तो an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा 1 to e n log x टू द बेस e। ये तो हमारा फंक्शन है ना गिवन, और ये an किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। तो सबसे पहले n तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये 1 to e क्या हो जाएगा, log x टू द बेस e, ठीक है, dx। अब बच्चे क्या करोगे, इसमें बाई पार्ट्स लगाओ, 1 इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तुम्हें लॉग एक्स, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन क्या होगा 1। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, 1 को इंटीग्रेट किया, 1 को इंटीग्रेट किया x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी 1 को इंटीग्रेट करेंगे log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये 1 to e, तो यहाँ से क्या मिल रहा है n log x टू द बेस e माइनस 1 dx 1 to e। तो an का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, n। अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालने से भी पहले इसको 1 का इंटीग्रल x 1 to e, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x भी है बच्चे, यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास x ln x, इसको चलो ln x लिख लेते हैं, माइनस x 1 to e, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x ln x माइनस x 1 to e। पहले अपर लिमिट डालो, तो e x की जगह e डालो, ln e माइनस e, अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डालो, 1 इंटू ln 1 माइनस 1। ln e क्या होता है 1, एंड ln 1 क्या होता है 0। तो ये e माइनस ई यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 1, e माइनस ई क्या हो जाएगा 0, तो n यहाँ पे हो गया 0 प्लस 1, तो ये हो गया n। तो कहने का मतलब है ए एन का वैल्यू हमें क्या मिला, n। हमसे क्या पूछ रहा है, ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1। तो ए एन हमें मिला n, तो ए एन माइनस 1 क्या मिलेगा, n माइनस 1, तो क्या हो गया n माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस एम्प्लाइज डैट
1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि हमारे पास बोल रहा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का जो फिफ्थ टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट आर इक्वल, मतलब इस एक्सपेंशन का अगर फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट लोगे, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट लोगे तो वो इक्वल है। ठीक है, देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो क्या पूछ रहा है कि बताओ कौन सा टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंशन क्या गिवन है, एक्सपेंशन गिवन है रूट अंडर 15/2 एक्स प्लस 1/x² पे पावर n। बच्चे जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 होता है। ये क्या होता है, NCR x पे पावर n-r y पे पावर r, ये होता है जनरल टर्म। तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है रूट अंडर 15/2 इंटू एक्स, और y का काम क्या कर रहा है 1/x²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15/2 x² प्लस 1/x² पे पावर n। अब इसका जनरल टर्म निकालते हैं TR+1, तो ये क्या होगा NCR, और x की जगह पे क्या लिखेंगे 15/2 x² पे पावर r, और ये 1/x² पे पावर n-r, ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया NCR, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15/2 x² पे पावर r/n-r, यहाँ पे होगा n-r, यहाँ पे n-r और यहाँ पे r, तो ये हो जाएगा n-r/2, और ये क्या हो जाएगा x पे पावर -2r। क्या किया हमने, इस स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 जब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n-r/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं NCR, इसको लिख सकते हैं 15/2 पे पावर n-r/2 x² पे पावर n-r/2 x पे पावर -2r। बच्चे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर है, तो ये हो जाएगा NCR इंटू 15/2 पे पावर n-r x पे पावर n-r इंटू एक्स पे पावर -2r। तो इसका वैल्यू क्या मिला, NCR 15/2 पे पावर n-r x पे पावर ऐड होगा तो n-3r। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल है, कॉफिशिएंट इक्वल है, टर्म इक्वल नहीं है। तो r+1 टर्म का कॉफिशिएंट यही है ना, NCR 15/2 पे पावर n-r, एक्स का कॉफिशिएंट तो यही है, ये है एक्स का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो TR+1 है, r की जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट आ जाएगा, r की जगह 4 पुट करेंगे तो NC4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 पे पावर n-4, ये हो गया फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट। और थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, r की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये तो इक्वल है, थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट आ जाएगा तो NC2, और ये हो जाएगा 15/2 पे पावर n-2। क्लियर है यहाँ तक, क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, ये क्या आ गया कॉफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट आ गया। और यहाँ पे ये क्या आ गया कॉफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, इसको तुम क्या लिख सकते हो NC4/NC2, और ये क्या हो जाएगा 15/2 पे पावर n-2/2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 15/2 n-4/2,
तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, NC4 को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 15/2 पे पावर क्या होगा, n माइनस 2/2 माइनस n माइनस 4/2। बच्चे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है ये, तो हमें क्या मिला, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 15/2, पावर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस n प्लस 4/2, n माइनस 2 को एक्सपेंड करो तो n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल रहने दो, यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल रहने दो, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15/2 पे पावर n कैंसिल हो गया 2/2, तो ये क्या आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 15/2। तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का वैल्यू क्या मिला, 15/2 इंटू 12, 2 6 90। चाहो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, n माइनस 2 n माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, चाहो तो तुम क्या करो, अगर तुम ध्यान दो n की जगह अगर 12 डालोगे तो ये 12 माइनस 2 ये क्या बन जाएगा 10, और ये क्या बन जाएगा 9, तो 10 इंटू 9 90, तो यहाँ से n की जगह क्या, n का वैल्यू क्या मिल गया 12, n तो निकाल लिया, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो टर्म निकालो जो x से इंडिपेंडेंट है। तो अगर टर्म को, ये है ना हमारा जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है, तो बच्चे अगर टर्म को x से इंडिपेंडेंट होना है तो जो x पे पावर है ये n माइनस 3r, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे, फॉर टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर टर्म जो x से इंडिपेंडेंट होगा तो x पे पावर क्या, यहाँ पे n माइनस 3r शुड बी 0, n माइनस 3r शुड बी 0, n का वैल्यू हमने निकाला 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से r का वैल्यू हमें क्या मिला 4, तो फोर्थ टर्म n से इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी x से इंडिपेंडेंट नहीं है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म है, r की जगह 4 डालोगे इस जनरल टर्म में तो कौन सा टर्म मिलेगा, 4 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x पे पावर 0, इसका मतलब कि x हमारा जो है वो टर्म से ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि टर्म हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा x से, तो r इज इक्वल्स टू 4 डालोगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डैट फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, फिफ्थ टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देख लो 1 है ना, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस implies that 1 is the correct option. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।